तो कल हम पहुंच चुके थे कहाँ? करजन पढ़ाया था कल, मार्ले मिंटो, हार्डिंग द्वितीय। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमने बताया। अब आते हैं सीधे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय क्या क्या घटनाएं घटी? ठीक है, पूछा जाता है यहां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कि ये जो भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919, वो किसके समय आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे भारत के। इस वजह से भारत शासन अधिनियम लिख लीजिए, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम एक्ट बोलते हैं 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय आया था। इस अधिनियम में क्या हुआ बताइए? ठीक है, और ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919। और इस भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसी अधिनियम को जाना जाता है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनके नाम के आधार पर सुधार लगा दीजिए। क्लियर है? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। फिर इसके बाद यह प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन। क्या आपने और पहले भी सुना प्रांतों में द्वैध शासन? सबसे पहले 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले स्टार्टिंग है। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई 1765 में, तो बंगाल में द्वैध शासन लगा था। जब अंग्रेजों ने कहा कि हमें दीवानी चाहिए, ये हमने पढ़ाया है, तो पहले लगा। फिर वारेन हेस्टिंग ने क्या किया? इसे समाप्त 1772 में समाप्त कर दिया। और वही चीज जो प्रांतों में द्वैध शासन है फिर से शुरू कर दिया। कब? 1919 अधिनियम के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। क्लियर है? प्रांतों में द्वैध शासन। बाद में यह खत्म होता 1935 में और फिर केंद्र में लगा दिया जाता है द्वैध शासन। ठीक, ये चीज है। इन्हीं के समय एक घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। वो क्यों होता है? तो उसके पहले और चलते हैं। हमने कहा वो रॉलेट एक्ट का परिणाम है। रॉलेट एक्ट क्यों हुआ उसके पहले और चलते हैं। क्यों रॉलेट एक्ट लगाया गया? हमने कहा गांधी जी आ गए 9 जनवरी 1915 को। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से आ गए। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद रखिए, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे। ठीक है, ये गांधी जी आए थे। वापसी हुई थी वहां से। कहां से वापसी? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और जब वापसी आए थे वहां से अफ्रीका से, तो इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी?
केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को जब आ रहे थे 1915 में। ठीक है, ये पूछा जाता है केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? गांधी जी को दिया गया था 1915 में, वो भी लास्ट समय जब आ रहे थे। ठीक है, और ये उपाधि लेके चले आए थे। इसके बाद जब 9 जनवरी को यहां आए तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसी दिन को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ठीक, आगे जैसे ये आए इन्होंने एक आश्रम बनाया। ठीक है, साबरमती आश्रम। भाई रहने का ठिकाना तो होगा ना, तो रहने का ठिकाना एक आश्रम बनाया। जब आश्रम बनाया और इसके बाद विश्व युद्ध शुरू था कि नहीं? 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और गांधी जी चाहते थे कि हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिलेगा और इस वजह से ब्रिटेन का साथ दी इस युद्ध में। तो यहां से लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेजा कहां? सैनिक भर्ती में, कि जाओ भाई ब्रिटेन की तरफ से जाओ, यहां से जाओ और लड़ो, और युद्ध अगर जीतते हैं ब्रिटेन वाले, यानी ये युद्ध जीत जाएंगे विश्व युद्ध, तो हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो गांधी जी ने सर्जेंट का कार्य किया था, दलाली का कार्य जिसे कहते हैं। हाँ, दलाल कहा गया, सेना में भर्ती करने वाला दलाल। ठीक है, तो सर्जेंट का कार्य किया। गांधी जी की सोच थी कि हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यानी हमारा खुद का कानून रहेगा। ठीक है, और इस वजह से जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्र जीत गए यानी ब्रिटेन जीत गया, तो 1918 में जैसे युद्ध जीता तो गांधी जी वगैरह अब डिमांड की बात है कि अब भाई हमें औपनिवेशिक राज्य दीजिए। जैसे डिमांड की बात आई कि हम डिमांड करें, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं के समय इन्होंने रॉलेट एक्ट लगा दिया। ठीक है, तो गांधी जी को गिफ्ट के रूप में दिया गया रॉलेट एक्ट कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है तो आपको रॉलेट एक्ट देते हैं। ठीक है, अब इसे लीजिए, खुश रहिए। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे कहते हैं काला कानून। इसी को कहते हैं काला कानून। और काला कानून क्या है? बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का ऐसा कानून था। यदि आप जा रहे हैं, संदेह मात्र में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बिना 6 महीने से पहले आपकी जमानत नहीं होगी। मतलब आपको जेल में जाना है तो तय है। आपने कुछ किया हो या ना किया हो, अगर वो चाह लेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए आप बंद। ना आप वकील कर सकते, ना अपील कर सकते, ना दलील कर सकते, कुछ नहीं। आप पूछ नहीं सकते कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ना पूछ सकते, ना वकील कर सकते। ठीक है, ये चीजें ना अपील कर सकते। ऐसा कानून था ये। वो जानते थे कि ये निश्चित मांगेंगे, और इस वजह से इन्होंने काला कानून रख दिया, यहां दे दिया। अब गांधी जी हो चाहे जो हो, मांगे, अगर मांगते तो सीधे जेल में डालेंगे, 6 महीने भोगेंगे पहले, फिर बाद में सुनवाई होगी। अगर उसमें पकड़े जाएंगे तो फिर और सजा होगी। अगर नहीं है, आप सही है, तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन छोड़ दिया जाएगा, फिर संदेह मात्र में फिर 6 महीने के लिए बंद कर देंगे, 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो ये चीज है, ऐसा कानून था रॉलेट एक्ट। इसी एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, रॉलेट एक्ट कब की बात है? 1919 की बात है। क्लियर है? 1919 की बात है रॉलेट एक्ट। और इसी एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन से? सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल थे, और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को, पहले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया इसी एक्ट के तहत। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों के, अब ये काफी फेमस व्यक्ति थे, लोगों के चहेते थे।
लोगों ने सोचा कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें कैसे छुड़ाया जाए। जब बात आती है कैसे छुड़ाया जाए तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कहां पर? एक स्थान का नाम है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, अमृतसर। पंजाब में एक शहर का नाम सुना है, अमृतसर। हमने कहा, हमने बताया होगा कि एक रामदास थे और रामदास की बीबी थी, बीबी भानी। क्या हुआ? रामदास की, रामदास की पत्नी हो गई थी, 400 बीघा जमीन मिल गई थी और उसी बीघे पर उन्होंने क्या किया, तालाब खुदवा दिए और तालाब के बीच में एक हरमंदिर साहब का मंदिर बनवा दिया। तो नींव तो डाली थी रामदास ने, लेकिन पूरी तरीके से श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, निर्माणकार। तो बीच तालाब में उन्होंने बनवाया था एक मंदिर जिसे कहते हैं हरमंदिर साहब का मंदिर, और उसी का नाम है, फेमस है स्वर्ण मंदिर के नाम से। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जिसे कहते हैं गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो उसी अमृतसर की बात कर रहे हैं। अमृतसर में एक जगह स्थान था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, ये बाग नहीं समझिए कि ये बाग है, बगीचा है, बगीचा नहीं, ये स्थान था ये जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में मैदान था जो, उसमें एक ही रास्ता था जाने का और बाकी बाउंड्री थी बहुत ऊंचाई पर कि कोई चढ़ नहीं सकता था। एक सकरा सा रास्ता था, बस उसमें ये समझ लीजिए कि एक लोग ही जा सकता था, ठीक है, एक लोग ही जा सकता था, दूसरा भी चला जाएगा लेकिन बड़े मुश्किल में, जल्दीबाजी में नहीं जा पाएगा, आराम आराम से निकलेंगे तो दो भी चले जाएंगे, इतना सा रास्ता था। सब मीटिंग कर रहे थे कि कैसे, सबको बुलाया कि कैसे छुड़ाया जाए इन लोगों को, दोनों को। ये बात पता चल गई किसे? जनरल ओडायर को, ठीक है। ये बात पता चल गई कि यहां मीटिंग हो रही है। जनरल ओडायर ने सीधे कहा माइकल ओडायर को, माइकल डायर को, उसने कहा कि जाओ और इतनी गोलियां ले जाओ और जब तक गोलियां समाप्त ना हो जाएं तब तक गोलियां चलाना, ठीक है। गया माइकल डायर, और जब माइकल डायर गया यहां पर तो उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, पूरे 10 मिनट गोलियां चली। जब 10 मिनट गोलियां चली तो कम से कम हजारों लोग मारे गए। उसमें एक बीच में एक कुआं था, कुएं में पता चला कि कुएं में गिरते गए लोग अपने प्राण बचाने के लिए। एक समय ऐसा आया कि पूरा कुआं भर गया, तो जो कूद रहे थे तो वो तो वैसे मर गए, जब उसके ऊपर सब जाते गए वैसे मर गए वो लोग, ठीक है, गोलियों से बचे क्या, वो मर गए वैसे। तो और मतलब उस रास्ते पे हो गए जो सकरा सा रास्ता था, उसी में अपनी राइफल वगैरह रख के और सीधे गोलियां स्टार्ट की, कोई भी आता था सीधे मारता था। इस प्रकार से हजारों लोग मारे गए। जब सरकारी रिपोर्ट आई तो उसमें लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग रिपोर्ट दिया कि इतने मारे गए थे, ठीक है, हाँ 300-350 के समथिंग ऐसा कहा गया, 400, हाँ लगभग अलग अलग मिल जाता है उसमें, 380 के समथिंग है, ऐसा कुछ है, 379, ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट आई है उसमें, तो उसमें मतभेद है। तो वो ऐसा कहते, सरकारी रिपोर्ट में बहुत कम बताए थे, लेकिन हकीकत ये था कि हजारों लोग मारे गए थे उसमें, ठीक है। तो ये जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, तो लिख लीजिए 13 अप्रैल, ये डेट आती है सीधे 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और ये घटना क्यों घटी? ये रोलेट एक्ट की वजह से घटी थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ। इतनी बात समझ में आ गई, ये ठीक है। अगर यहां कोई डाउट हो तो बताइए, जो ना समझ में आया हो। हमने कहा इन्हीं के शासनकाल में और भी हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे सैडलर आयोग 1917 में आया, ठीक है, ये शिक्षा के मामले में था, शिक्षा के क्षेत्र में एक सैडलर आयोग 1917 में। फिर इन्हीं के समय गांधी जी ने कुछ आंदोलन और भी किए थे, जैसे एक सत्याग्रह हो गया, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन तो 1917 लिख लीजिए, इन्हीं के समय हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह,
चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के, एक पहला गांधी जी का, दूसरा गांधी जी का एक और अहमदाबाद मिल मजदूर, कब? 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया 1918। तीसरा एक और आंदोलन हमने कहा 1918 में ही हुआ था, और वो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। ये तीन चीजें हुई तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। हमने कहा 1917 में ही सैडलर आयोग आया था, सैडलर आयोग, ये शिक्षा के लिए आया था ये आयोग 1917 में। ये चीजें हुई हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखेंगे, जब गांधी जी आए हैं इन्होंने एक आश्रम बसाया है, साबरमती आश्रम बसाया है। एक आश्रम और था गुजरात में ही, एक और बसाया, फिर साबरमती है, ठीक है। पहले 15 में आए हैं और 15 में गुजरात में ही बसाया है, अहमदाबाद के पास में, और फिर इसके बाद साबरमती में, ठीक है, ऐसा मिलता है। तो ये मेन है साबरमती, कहते नहीं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो ये साबरमती मेन है, फेमस है, ठीक। क्या चीज? हाँ, वर्धा में होगा, 1915 में ही बसाया है आते ही, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं टिके। और फिर इसके बाद सबसे पहले अपने गुरु गोखले जी से मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि भाई घूम फिर लो, उन्होंने कहा बताइए क्या समाचार हैं देश के। उन्होंने कहा खुद घूम लो तो पता चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो ये घूमने फिरने गए, और वैसे ही इन्हें एक निमंत्रण आया वहां से बीएचयू से, कि बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई। तो पहली बार जब गांधी जी ने भाषण दिया तो कहां दिया? बीएचयू का जब उद्घाटन हुआ 1916 में, बीएचयू की स्थापना, लिख लीजिए बीएचयू, जानते हैं बीएचयू? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फेमस है। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना तो 1916 में है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1887। अरे भाई हाँ सही तो है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऐसा ही है, अहमदाबाद में है ना, लेकिन एक दूसरी जगह पे है, ये हमें कंफर्म है। फिर इसके बाद उन्होंने ट्रांसफर किया साबरमती, और फिर मिल जाता है 1916 में साबरमती में, ऐसा मिलता है। तो हाँ, तो नाम चेंज होगा कुछ भी है, लेकिन हमें इतना पता कि पहले दूसरा नाम था, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन आते ही उन्होंने आश्रम बसाया था, एक है वो ज्यादा, हाँ ये तो कुछ विवादित चीजें भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे भी, ठीक है, डीपली हो जाता बहुत। 1887 में इलाहाबाद की स्थापना, ठीक है, और 1916 में बीएचयू की। और बीएचयू की जब हुई तो उस समय भाषण के लिए गांधी जी को बुलाया, तो गांधी जी गए थे। अब पहली बार इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, ये याद रखिए, ठीक है। 1916 में बीएचयू की स्थापना, हाँ, किसने की थी? मदन मोहन मालवीय थे मेन, एनी बेसेंट वगैरह का भी सहयोग था इसमें। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से बीएचयू की स्थापना हुई। हेड हुए मेन मदन मोहन मालवीय हुए, ठीक है। कहां पर थे हम? ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद चंपारण पे गए। चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर फिर ये गए, ठीक है। और चंपारण एक जिला है बिहार का, वहां एक पद्धति थी 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया यानी 3/20,
इसका ऐसा था, ये कटिया एक चलता था, जैसे बीघे नहीं होते ऐसे कटिया चलता था। 20 कटिये में से 3 कटिये पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। 20 में से 3 कटिया आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ऐसा इनका कॉन्ट्रैक्ट था किसानों का अंग्रेजों का, तो मजबूर थे। और ऐसा हो गया कि उसी समय औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में औद्योगिक क्रांति, इस वजह से उद्योग स्थापित हो गए। और जो नील होती थी ना वो रासायनिक तरीके से बनने लगी, जिसमें से सबसे अग्रणीय देश था जर्मनी। और जर्मनी में नील रासायनिक रूप से बनने लगी और वो बेचने लगे सस्ते यूरोप में। अब यहां से नील जाती थी तो पहले बनती थी, अब बनने के बाद महंगी, तो कोई नहीं लेता था। वो तो जर्मनी की जो थी पूरे यूरोप में चर्चित थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि नील की खेती का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, करोगे खेती, अब प्लस अब जितने में ले रहे हैं उतने में नहीं लेंगे और सस्ते में लेंगे। अब किसानों की और हालत खराब, सस्ते से सस्ता ले रहे हैं। तो ये स्थिति होने की वजह से इन्होंने विरोध किया था और तब गांधी जी से गुहार लगाई थी। गांधी जी गए और उन्होंने इस पे सत्याग्रह किया, सफल हुए, अंग्रेजों को मानना पड़ा, ठीक है। और ये सफल पहला सत्याग्रह गांधी जी का भारत में ये था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो सफल रहा, ठीक है। इसके बाद जबकि 1907 में एक सत्याग्रह अफ्रीका में किया था। देखिए 7 से 17, 7 से 7, ठीक है, 7, 10, 17 होता है ना। 1907 में पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में और 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह, ठीक है, डेट में कंफ्यूजन ना हो, ठीक। फिर इसके बाद 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर, थोड़ा सा ऐसा हो गया कि प्लेग वगैरह फैल गया और इस वजह से जो मिल मजदूर थे और मालिक थे, ये मालिकों के खिलाफ था। मालिकों ने इन्हें बोनस नहीं दिया, प्लेग फैल गया तो इनका काम हम ठप हुआ, तो अतिरिक्त बोनस नहीं दिया। अब बोनस नहीं दिया तो दिक्कत पड़ी, इन्होंने क्या किया, विरोध किया इसका कि हमें बोनस चाहिए। तो इसमें भी गांधी जी शरीक हुए और ये माने और इन्हें बोनस दिया गया। यहाँ भी ये भी सफल रहे। फिर 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा कहाँ पड़ता है, खेड़ा गुजरात में। देखिए अहमदाबाद भी गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में। जो खेड़ा का सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह, ये एक किसानों का आंदोलन था, ठीक है। किसानों का क्या था, इसमें ऐसा हो गया कि वर्षा नहीं हुई, इसमें हाँ सूखा पड़ गया। जब वर्षा नहीं हुई, सूखा, और सूखा पड़ने के बावजूद उन्होंने लगान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब लगान बढ़ा दिया तो बेचारे किसान क्या करे, एक तो वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, खाने के लिए नहीं, और आप लगाना और ले रहे हैं, तो विरोध होने लगा। इस वजह से गांधी जी यहां भी गए और यहां फिर उन्हें मानना पड़ा अंग्रेजों को। इस प्रकार गांधी जी हर जगह काम कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे, सफल भी हो रहे थे। तो ये चीजें हैं। फिर गांधी जी का एक और आता है, एक 1920 का असहयोग आंदोलन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में एक आता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन। बताइए खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत किया? खिलाफत आंदोलन जो है ना, अली बंधुओं ने किया। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने स्टार्ट किया। उन अली बंधुओं मतलब भाई, अली 2 भाई थे। तो कौन कौन से? एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली। ये खिलाफत आंदोलन क्या था बताइए? ठीक है, तो एक तुर्की में खलीफा होते थे पूरे विश्व के, जो धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु होते थे। कौन? खलीफा, ठीक है। और पैगंबर साहब के बारे में बताया था हमने, उन्हीं में खलीफा एक पद आया था कि नहीं, ठीक है। तो खलीफा कौन बने? तो शिया सुन्नी में मतभेद हुआ, तो उसी खलीफा की बात चल रही है। तो तुर्की में
एक खलीफा होते थे, वो पूरे विश्व का नियंत्रण करते थे, धर्म गुरु के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे। हाँ ठीक है, अपने धर्म में वो देखिए धार्मिक तो अपना नेतृत्व कर ही रहे थे, राजनीति भी करते थे। और इस वजह से अंग्रेजों ने कहा कि ये धर्म गुरु हैं खलीफा, फिर ये राजनीति क्यों करते हैं, ये इनका काम थोड़ा राजनीति करना, इन्हें हटाया जाए, ये पद ही हटाया जाए। अंग्रेजों ने ऐसा कह दिया। ये बात बुरी लग गई और विश्व के सभी मुसलमान नाराज हो गए, जितने भी मुस्लिम देश थे ना, कंट्री जहां जहां रहते थे, सब नाराज हो गए। वही भारत में स्थिति हो गई और ये नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो उनमें से शौकत अली, मोहम्मद अली, दो भाई थे, ये सबसे आगे आए, नेतृत्व किया खिलाफत आंदोलन का। जब ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, अब ऐसा मौका कब मिलेगा हमें। हमने कहा 1905 में तो बड़ा दिक्कत हुई, 1909 में क्या सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हो गई, फिर इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया और 1916 में एक पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता, और उसमें कांग्रेस ने मान लिया उनकी मांग सांप्रदायिक निर्वाचन वाली। तो अब जो मुस्लिम लोग थे ना, तो भाई उनको अधिकार मिला है, आप मान लेंगे, तो बताइए अगर एक बार अधिकार मिल जाएगा, अच्छा मिल गया, तो बताइए बुरा नहीं लगेगा, छिन जाएगा। तो हम कह रहे हैं आपको, अगर आपने बहुत मेहनत किया है और आपको खुश होकर कुछ भी कार्य किया है, आपको आईफोन दे दिया जाए, ठीक है, और फिर छुड़ा लिया जाए, सरकार दे रही है फिर छुड़ा ले, तो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, विरोध करेंगे कि अब हमारा हक हो गया उस पे, ठीक है। तो वही चीज इनको अब मिल गया अधिकार, आरक्षण है ना, आरक्षण मिला ओबीसी को, एससी को, अब इसे छीन के दिखाएं, कितना बड़ा दंगा हो सकता है। क्यों नहीं हटा पा रहे, हर 10 साल के लिए बढ़ा रहे, क्योंकि अगर जिसने ये हटाया आरक्षण वो सरकार चली गई, ये समझ लीजिए, नहीं अभी तक जाने कब आरक्षण हट जाता। वो अलग बात है कि धीरे धीरे उसको समाप्त कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पूर्णतया स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, अन्यथा सरकार चली जाएगी, क्योंकि विरोध हो जाएगा बहुत बड़े स्तर पे। तो ये चीजें हैं, ऐसे ही इनके साथ हुआ 1916 में, मान लिया जब ये हो गया तो बिल्कुल है, देना चाहिए अधिकार, ठीक है। अब यहां पर ठीक है, अली बंधुओं ने नेतृत्व किया, गांधी जी को अच्छा मौका मिला कि आगे, अब हमारे भाई तो हैं, अब ये आ गए खिलाफत आंदोलन लेके, हम क्यों ना शुरू कर दें अपना असहयोग आंदोलन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए, हम आपके साथ में, हम भी एक शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द। नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में और उसमें कह दिया कि 1 अगस्त 1920 को क्या करेंगे, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे, ठीक है। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों के नेतृत्व गांधी जी के हाथों में थमा दिया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने समझाया बहुत अच्छे से, इन्होंने कहा ठीक है मिलके करते हैं, आप अपने उद्देश्य, हम अपने उद्देश्य, हमारा टारगेट तो सीधे अंग्रेज है ना, सीधे फिरंगी उद्देश्य है, भगाओ इन्हें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करिए विरोध, हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। गांधी जी का वैसे उद्देश्य रहता था, तो शांतिपूर्ण ढंग से दोनों कर रहे थे एक साथ आंदोलन। तो सबसे बड़ा आंदोलन था अभी तक का, 1920 तक की बात बता रहे हैं, इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था अभी तक, इसे कहते हैं सबसे बड़ा जन आंदोलन। 1920 तक की बात बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बड़ा जन आंदोलन कह देंगे कौन सा हुआ, तो वो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हो गया था, वो तो अंतिम चरण पे था। तो जब एक घड़ा होता है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो फूटना होता ही है, और जब हर जगह वो चीज आ गई तो सब लोगों ने एक साथ मचा दिया कि बस भारत छोड़ो। एक नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो, डू एंड डाई वाला नारा दिया था ना, करो या मरो। अब पूरे देश में चर्चित था डू एंड डाई, करो या मरो, भगाओ इन्हें। वहां से सुभाष चंद्र बोस जी चले आ रहे थे और कह रहे थे राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे, और ये हमारा सुनहरा मौका है इन्हें भगाने का।
वो भी आ रहे थे। इस वजह से खलबली मची हुई थी पूरे देश में कि इनको भगाना है तो भगाना है, चाहे जैसे भगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब गांधी जी भी सत्य अहिंसा को एक साइड में किए थे, उन्हें पता था कि हमें जेल चले जाना है, सत्य अहिंसा कहां तक रहेगा। लास्ट है, क्योंकि उस मीटिंग में ऐसी बातें हो गई थी तो उन्होंने कहा कि जो बचे ना वो अपना स्वविवेक से निर्णय ले और जो करना हो करे। ठीक है, इच्छा से जो उसकी इच्छा हो वैसे करे नेतृत्व, ये चीजें हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को कहा गया असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब बात ऐसी आ गई कि 1 अगस्त 1920 को ही बाल की मृत्यु हो गई। लाल बाल पाल का नाम सुना ना, तो बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन चलाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जो निपट गए तो निपट जाने दीजिए, लेकिन आंदोलन स्टार्ट करिए। जो हो गया सो हो गया, अब क्या है उसमें। इन्होंने फिर स्टार्ट किया। पहले ये था कि इतने महान मूर्ति अगर उस दिन निपट रहे हैं तो नहीं करें, कुछ लोगों का मत ऐसा हुआ, लेकिन सब लोगों की सहमति हुई कि देखिए ये होता रहता है। ठीक है, इन्होंने बलिदान दिया, ऐसा मानिए कि इन्होंने बलिदान दिया, अब इन्हें अभी और गुस्से से आप करिए। ठीक, हाँ ये चीजें, ठीक है, खून खौलने लगा जिसे कहते हैं ना, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग और खिलाफत दोनों साथ में हो गए। फिर आगे देखते हैं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित ये इतने क्वेश्चन बनते हैं।